सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप नमक चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसके आपने 3 पार्ट अभी तक पढ़े हैं। रजिया सज्जाद जहीर जो आधुनिक उर्दू कथा साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, उन द्वारा रचित इस पाठ में ये दर्शाया गया है कि किस प्रकार से भारत और पाकिस्तान दो अलग देशों की जो सीमाएं हैं उनमें जो लोग बट गए हैं, अलग होने से अब उनके दिलों के अंदर जो अपने देश के प्रति लगाव है उसको दर्शाया गया है। हमने पहले पार्ट में किस प्रकार से सफिया पाकिस्तान लाहौर में अपने भाइयों से मिलने जाने वाली है और उसी दौरान उसकी एक मुलाकात एक सिख बीबी से होती है जिसमें उसे अपनी माँ दिखाई पड़ती है। वह सिख बीबी विभाजन के समय से ही भारत में रह रही है, लेकिन फिर भी अपना वतन लाहौर का नाम आते ही उसकी स्मृतियों में खो जाती है। वहाँ जा रही सफिया से वह लाहौरी नमक की एक पुड़िया लाने के लिए कहती है। 15 दिन लाहौर में रुकने के पश्चात जब सफिया उस नमक की पुड़िया को लेकर चलती है, जो सरहद के पार ले जाना गैर कानूनी है, लेकिन वह किसी भी कीमत पर उसको लेकर आना चाहती है, क्योंकि वह मानती है कि कस्टम वाले भी तो इंसान होते हैं। इंसानी भावनाओं को समझकर तोहफे के रूप में जो नमक है उसको सरहद पार ले जाने की अनुमति मुझे दे देंगे। इस प्रकार से वह सारा सामान जो बांध कर चलती है और अंत में उसने क्या निर्णय लिया कि उस नमक की पुड़िया को किस प्रकार से किन्वों की टोकरी में छिपा कर ले जाना चाहेगी और कस्टम वाले उसे नहीं देख पाएंगे। सफिया नमक की इस पुड़िया को अपने शरीर में रखकर भी ले जाने के लिए तैयार है, क्योंकि वह इस मोहब्बत के तोहफे को चोरी से चाहे किसी भी तरह से उसको वह अपने सिख बीबी के लिए ले जाना चाहती हैं। जैसे उसने कहानियों में सुना था बचपन में, और उसी प्रकार से सफिया किसी भी कीमत पर नमक को अपने साथ ले जाना चाहती है। सफिया के भतीजियाँ उससे पूछते हैं कि फूफी जान, आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं जहाँ हम लोग आ जा नहीं सकते। उन सब के और सफिया के बीच एक सरहद है, एक सीमा है। यही सीमा एक दूसरे को अपने सगे संबंधियों से मिलने को रोकती है, वरना सरहद के दोनों तरफ के लोग एक दूसरे से मिलने को व्याकुल तो रहते ही हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि बेटा वह जो उस नमक की पुड़िया को ले जाने की उधेड़-बुन में रात भर सो नहीं पाती है और सौपन में भी उसे सिख बीबी दिखाई देती हैं, और नींद में करवट लेते समय सफिया के पैर को किन्नों की टोकरी से जा लगना, रसीले ठंडे किन्नू जो भारत पाकिस्तान की एकता का मेवा है। लेखिका ने इस घटना को भारत पाकिस्तान एकता पर भारी शक्तियों की चोट की ओर संकेत किया है। तो आज हम पार्ट 4 में हम जो पढ़ेंगे उसमें ये दिखाई देगा बेटा कि किस प्रकार से वह अब किन्वों की टोकरी से निकालकर उस नमक की पुड़िया को अपने हैंडबैग में रख लेती है और निर्णय करती है कि वह उसे छुपाकर नहीं बल्कि दिखाकर ले जाएगी। तो इसी प्रकार से हम आज चौथा जो पार्ट है उसको पढ़ने जा रहे हैं कि किस प्रकार से उसने ये दर्शाया कि जब उसने कस्टम अफसर की वर्दी में दुबले पतले जिस्म वाले लंबे कद वाले अफसर को देखा था तो वह जच नहीं रहा था और वह उससे कुछ पूछना चाहती हैं और उससे पूछती है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। आगे उन्होंने कुछ हैरान होकर उसे फिर गौर से देखा और उसने बताया कि मेरा वतन दिल्ली है, मेरा देश दिल्ली है
आप भी तो हमारी ही तरफ की मालूम होती हैं, अपने अजीज़ों से मिलने आई होंगी, अपने नज़दीकियों से, अपने अपने सगे संबंधियों से, अपने यारे प्यारों से मिलने आई होंगी। इसी प्रकार से उसने ये बताया बेटा, उसने ये जवाब दिया उस अफसर ने। फिर वह कहती है, जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी, वे लोग इधर आ गए हैं, आपको भी तो शायद इधर आए, अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है कि आपको यहाँ आए भी तो कुछ वर्ष हो गए होंगे, मेरे भाई इधर रहते हैं तो आप भी तो इधर रहते ही होंगे। जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे हम, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है, अर्थात वह अपना वतन अब भी क्या मानता है, दिल्ली मानता है, अर्थात पाकिस्तान बना तब वे यहाँ आ गए थे। सफिया ने हैंडबैग मेज पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकालकर उनके सामने रख दी, उस कस्टम अफसर के सामने, और फिर आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे रुक रुक कर उसको सब कुछ बता दिया, जो भी घटित होने वाला था, जो भी बातें थी नमक के बारे में, उसने सारी बातें उसे कस्टम अफसर के आगे बता दी। उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया। जब सफिया की बात खत्म हो गई तब उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथों में उठाया, अच्छी तरह लपेटा और खुद सफिया के बैग में रख दिया, अर्थात उसने सारी चीज़ें अपनी खोल करके अपने दिल और दिमाग से जो थी, उसके मन में जो चल रही थी, उसने उसको सब कुछ बता दिया। तो कस्टम अफसर ने भी, उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथों में उठा अच्छी तरह लपेटा और खुद सफिया के बैग में रख दिया। उस अफसर ने बैग सफिया को देते हुए बोले, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। मोहब्बत का मतलब प्यार से, प्रेम से, जो चीज़ें आप अपनी सिख बीबी के लिए ले जाना चाहती हो, इसको मैं रोक नहीं सकता, और यह इस तरह से गुजर जाएगी, इस तरह से चली जाएगी कि कानून जो है वो देखता रह जाएगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वह चलने लगी तो वे भी खड़े हो गए और कहने लगे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा, और उन खातून को यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से जब उसने सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से उस कस्टम अधिकारी को भी बता दी तो उसका भी दिल दिमाग पसीज गया, और उसने भी कहा कि कानून के आगे जो मोहब्बत की चीज़ है उसको कोई नहीं रोक सकता। अर्थात कहने का भाव ये यहाँ ये स्पष्ट होता कि हो सकता है वो उसको छुपा कर लाना चाहती या उसको छुपाने की कोशिश करती तो बखेड़ा या कोई और भी जो उलझन है वो सामने आ सकती थी, लेकिन उसने उस नमक की पुड़िया को दिखा करके कस्टम अधिकारी को सारी बातें स्पष्ट बताई। तो उसने भी बताया कि उस खातून को जा करके, उस सिख बीबी को जा करके भी मेरे बारे में बता देना, कह देना कि जिस प्रकार से उसका वतन यह लाहौर है, वह लाहौर को अभी तक अपना वतन मानती है, और वह यहाँ से नमक जैसी एक साधारण वस्तु को भी मंगाने की जो उसकी लालसा अभी तक बनी हुई है, उसी तरह मेरा वतन भी दिल्ली है। और उसने कहा कि जो दिल्ली के अंदर जामा मस्जिद है उनकी सीढ़ियों को मेरा सलाम कहना, ठीक है। और खातून जो शब्द है वो किसके लिए आया है बेटा, उसे की सिख बीबी जो थी, जो सफिया की सिख बीबी थी, उसके लिए आया है। उसने कहा सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सफिया कस्टम के जंगले से निकलकर दूसरे प्लेटफार्म पर आ गई और वे वहीं खड़े रहे। अर्थात सफिया जो है कस्टम के से इस प्रकार से बातचीत करके और उस नमक की पुड़िया को लेकर के निकल पड़ती है। प्लेटफार्म पर उसके बहुत से दोस्त, भाई, रिश्तेदार थे। हसरत भरी नज़रों, बहते हुए आंसुओं, ठंडी सांसों और भिजे हुए होठों को बीच में से काटती हुई रेल सरहद की तरफ बढ़ी, अर्थात चल पड़ी वहाँ से रेल। जब वहाँ उसके सारे दोस्त, रिश्तेदार सभी जो हैं उसको आँखों में आंसुओं से भरी विदाई दे रहे थे और किसी प्रकार से सीमा की ओर वह बढ़ने लगी।
अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतरी, हिंदुस्तानी पुलिस सवार हो गई। अर्थात अटारी जहाँ से उसको वह गाड़ी पकड़नी थी वहाँ से पुलिस पाकिस्तान की उतर गई थी, क्योंकि वहाँ उधर से आती है गाड़ी तो पाकिस्तान पुलिस उसके अंदर ठीक है देखभाल करती है, उसकी सुरक्षा रखती है। और इधर हिंदुस्तान पुलिस अब सवार हो गई थी। कुछ समझ में नहीं आता था कि कहाँ से लाहौर ख़त्म हुआ और किस जगह से अमृत शुरू हो गया था। ठीक है, अर्थात किस जगह से पाकिस्तान की सीमा समाप्त हो गई थी और किस जगह से हमारे हिंदुस्तान की सीमा आरंभ हो गई थी। एक ज़मीन थी, एक जबान थी, एक सी सूरत और लिबास पहनावा और एक सा लबो लहजा और अंदाज, कहने के हाव भाव। गालियाँ भी एक सी ही थी, जिनसे थोड़े बड़े प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे। अर्थात दोनों को एक दूसरे से कह रहे थे, हिमायत कर रहे थे, शरारत कर रहे थे। बस मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों के हाथों में थी। दोनों के हाथों का मतलब है उस पुलिस के हाथ में भी और इस पुलिस के हाथ में भी, हिंदुस्तान की भी और पाकिस्तान की पुलिस के हाथों में थी। अर्थात एक दूसरे की, दोनों की एक सी ही, सभी के चेहरे मोहरे मिल रहे थे, सभी की का लहजा जो बोलने का था वो एक सा था। सिर्फ अंतर कितना था बेटा, और वो था बंदूकें दोनों के हाथों में जो थी। इसी प्रकार से अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच उनके डिब्बे में के सामने ही कर रहे थे। अमृतसर में सफिया का सारा सामान देखा जा चुका था, तो वह उस नौजवान कस्टम अफसर की ओर बढ़ी जो बातचीत और सूरत से बंगाली लगते थे। देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा। अर्थात अब उधर से तो चेकिंग होकर के आ गई थी और उसने वहाँ से तो अपनी सारी बातें उस कस्टम अफसर को बता दी थी, लेकिन अब हमारे यहाँ हिंदुस्तान के कस्टम अफसर जो हैं वो उस सामान की जांच कर रहे थे। तो इस प्रकार से क्या कहा है कि उसको वह नौजवान कस्टम अफसर दिखाई दिया जो सूरत से बंगाली लगता था, और उसने उसके सामने बता दिया कि मेरे पास थोड़ा सा नमक है। फिर उसने बैग खोला और वह पुड़िया उसकी तरफ बढ़ाते हुए, अटकते झिझकते हिचकिचाते हुए उनको सब कुछ कह सुनाया। सारी बातें जो उसने वहाँ पाकिस्तान में कही थी, वही बातें, जो बातें लाहौर में कही थी, वही बातें अब यहाँ पर उनने कहने शुरू कर दिया। उन्होंने सिर झुका लिया, सुनते रहे, बीच बीच में सिर उठाते, गौर से उसे देखते, फिर सुनने लगते। अर्थात ध्यानपूर्वक वे सारी बातें सुन रहे थे। बात पूरी हो गई तो उन्होंने एक बार फिर सफिया को ऊपर से नीचे तक देखा, धीरे से बोले, इधर आइए जरा। चलते चलते उन्होंने एक दूसरे से कहा, इनके सामान का ध्यान रखिएगा। प्लेटफार्म के सिरे पर एक कमरा था, वे उसके अंदर घुसे। सफिया दाखिल होते हुए हिचकिचाई, अर्थात वह थोड़ी सी सकपका गई थी, थोड़ी सी अपने पैरों को पीछे खींच रही थी। प्लेटफार्म के सिरे पर एक कमरा जो था उसके अंदर चेकिंग के लिए जो जाना था। वे मुस्कुराकर बोले, आइए आइए ने। जेब से रुमाल निकालकर उन्होंने कुर्सी को झाड़ा और बोले, बैठिए। सफिया ने पुड़िया और बैग को मेज पर रख दिया। बाहर की तरफ झांककर उन्होंने एक पुलिस वाले को इशारा किया। सफिया के पैर तले की जमीन खिसकने लगी कि अब क्या होगा। अर्थात उसको ये विश्वास नहीं था कि हमारे यहाँ जो उसने सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से बता दी थी, तो किस प्रकार से अब जो अधिकारी हैं वो उसके लिए, पुलिस वाला जो था वो क्या इशारा करता है। और जब उसने इशारा दूसरे साथी के पास किया तो उसकी ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि उसके मन में जो नमक की पुड़िया के बारे में धारणा थी, विश्वास था, उसको ये लग रहा था कि अब इसको ले जाने नहीं देंगे। तो अब उसके पैर की ज़मीन खिसकने का मतलब है सकपका जाना, थोड़ा सा बेचैन हो जाना। ठीक है, 2 चाय लाओ अच्छी वाली। पुलिस वाला सफिया को घूरता हुआ चला गया। अर्थात उसके लिए 2 चाय मंगाई गई। पुलिस वाले ने 2 चाय मंगाई, सफिया को घूरता हुआ वह पुलिस वाला चला गया। फिर उन्होंने मेज की दराज खींची और उसके अंदर दूर तक हाथ डालकर एक किताब निकाली। किताब को सफिया के सामने रखकर उन्होंने पहला सफ़ा खोल दिया, पहला पेज खोला। बाईं ओर नजरुल इस्लाम की
तस्वीर थी। फिर टाइटल वाले सफ़ेद पेज पर अंग्रेजी के कुछ धुंधले शब्द थे। शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दासगुप्त को प्यार के साथ, ढाका 1946। तो इसी प्रकार से जो उसने वे किताबें उसके सामने रखी वो था ईस्ट बंगाल के का अधिकारी था। ठीक है, ईस्ट बंगाल का रहने वाला था और उसने उस सफिया के सामने उस किताब का वह पेज खोलकर दिखा दिया था। हाँ, मेरा वतन ढाका है, उन्होंने बड़े फकर से जवाब दिया, गर्व के साथ। ठीक है, उसने कहा कि हाँ, मेरा जो वतन है, देश है, वो ढाका है। तो आप यहाँ कब आए? जब डिवीजन हुआ, मतलब बंटवारा हुआ, मगर हमारा वतन ढाका है। मैं तो कोई 12-13 साल का था, पर नजरुल और टैगोर को तो हम लोग बचपन से पढ़ते थे। जिस दिन हम रात यहाँ आ रहे थे, उसके ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने, सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे यह किताब दी थी। उस दिन मेरी सालगिरह थी। फिर हम कलकत्ता रहे, पढ़े, नौकरी भी मिल गई, पर हम वतन आते जाते थे। अर्थात क्या कहना है कि जहाँ अमृतसर, लाहौर के अंदर जो उसको पुलिस अधिकारी मिला था, कस्टम अफसर मिला था, वो भारत का रहने वाला था। ठीक है, दिल्ली का रहने वाला था। और यहाँ उसको जो पुलिस अफसर मिला वो ईस्ट बंगाल का, अर्थात ढाका का रहने वाला था। ठीक है, बांग्लादेश देश से रहने वाला था। और उस बांग्लादेश का अधिकारी अब यहाँ रहने लग गया था, तो उसकी ड्यूटी जो थी, उसका जो कार्यकाल था वो यहाँ शुरू हो रहा था। वो अब यहाँ क्या कहता है कि वो अब भी अपने देश को ही, अपने ढाका को ही वतन मानता है, और भारत का जो अधिकारी है वो जो पाकिस्तान चला गया था वो दिल्ली को ही अपना वतन मानता है। उसने बताया कि किस प्रकार से उसको यहाँ नौकरी मिल गई थी। वतन, सफिया ने जरा हैरान होकर पूछा। देश के बारे में उसको थोड़ा सा हैरानी हुई। हाँ, मैंने आपसे कहा न कि मेरा वतन ढाका है, उन्होंने जरा बुरा मानकर कहा। हाँ, ठीक है, सफिया जल्दी से बोली। तो पहले तो बस इधर ही कस्टम था, अब उधर भी कुछ गोलमाल हो गया है, अर्थात वहाँ भी कुछ गोलमाल हो रहा है, सब कुछ इधर उधर हो रहा है। उन्होंने चाय की प्याली सफिया की तरफ खिसकाई और खुद एक बड़ा सा घूंट भरकर बोले, वैसे तो डाब कलकत्ता में भी होता है, जैसे नमक यहाँ भी होता है। डाब एक प्रकार की घास होती है बेटा, ठीक है, और उसी प्रकार से बताया कि यहाँ भी होती है डाब और उधर कलकत्ता में भी। जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ के डाब की बात कुछ और है, अर्थात यहाँ के जो घास होती है वो अलग होती है। हमारी ज़मीन, हमारी पानी का मज़ा ही कुछ और है, अर्थात अपने पानी के बारे में, अपनी ज़मीन के बारे में, अपनी जन्मभूमि के बारे में, अपनी मातृभूमि के बारे में उसके जो प्रशंसा के शब्द हैं वो दिखाई हमें देते हैं कि कोई भी कहीं भी जाकर रहने लग जाए, लेकिन अपने देश को, अपने वतन को, अपने गांव की मिट्टी को आज भी हर कोई चाहता है। उठते वक्त उन्होंने पुड़िया सफिया के बैग में रख दी। अर्थात पहले जो लाहौर से चली थी तब भी उसी पुलिस वाले ने, उसी कस्टम अफसर ने जो नमक की पुड़िया थी वो अपने हाथों से बैग में रखी थी, और यहाँ भी उस कस्टम अफसर ने ही, उस पुलिस वाले ने ही उस पुड़िया को सफिया के बैग में रख दिया और खुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगा। सफिया ने उनके पीछे चलना शुरू कर दिया। जब सफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास वे सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे, अर्थात वहाँ से जब वह चलने लगी थी सफिया, तब उस पुल के पास वह अधिकारी भी सिर झुकाए खड़ा था। सफिया सोचती जा रही थी, क्या सोच रही थी उस पुल पे चढ़ते हुए कि किसका वतन कहाँ है, अर्थात किसका देश कहाँ है, वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ, अर्थात जो ये कस्टम जो बट गया है, बांट दिया गया है एक दूसरे की, कि जो धीरे धीरे
एक दूसरे की बारे में देश के रूप में बट गया है, एक दूसरे का धर्म बांट दिया गया है, सीमाओं में बांट दिया गया है एक दूसरे लोगों को, तो उसके बारे में कहा है कि जो कस्टम के इस तरफ भी है, जो चेक करने वाले होते हैं, जो सामान का क्या करते हैं बेटा, सामान की छानबीन करते हैं, उसके बारे में कहा गया है कि लोगों की ड्यूटी लगी हुई है, अपनी ड्यूटी को वे बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन जो स्पष्ट रूप से किसी के बारे में भी यदि हम कह करके कोई भी चीज़ ले जाना चाहें तो एक दूसरे के देश के लोग उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि मोहब्बत प्रेम से जो चीज़ें वह उसको समर्पित करना चाहती थी, सिख बीबी को खुश करना चाहती थी, इसलिए उसने बेटा क्या किया कि उसको प्रेम से छुपा कर लाने की बजाय उसको दिखा करके, जो कस्टम अधिकारी को दिखा करके उस नमक की पुड़िया को वह अपने देश में लेकर आ गई थी। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका पूरा हुआ बेटा, और इस आधार पे आपके कुछ छोटे प्रश्न बेटा और बच गए हैं। उस आधार पे आप देखेंगे कि किस रंग की कागज की पुड़िया में शेर भर लाहौरी नमक था। शेर भर जो लाहौरी नमक सिख बीबी के लिए सफ़ेद लेकर आई थी, उस पुड़िया का रंग कैसा था। आगे है, 2 चाय लाओ अच्छी वाली, कस्टम अधिकारी ने दूसरी चाय किसके लिए मंगवाई थी। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता की मेवा किसे कहा गया है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता की मेवा किसे कहा गया है। अगला प्रश्न है कि उन्होंने जो अमृतसर के प्लेटफार्म पर कस्टम अधिकारी था, उसने जो तस्वीर रखी, सफिया के सामने जो तस्वीर रखी, वो किसकी थी बेटा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अमृतसर में जो कस्टम अधिकारी था वो कहाँ का रहने वाला था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वतन, जो सफिया ने जरा हैरान होकर पूछा था, वतन जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया था वो किसके लिए लगाया गया था, अर्थात वतन किसको मानती थी। वो वतन जो शब्द उसने यूज किया था वो पूछा था सफिया ने हैरान होकर, वो किस लिए भी पूछा था। अगला प्रश्न है कि अंत में सफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ती हुई क्या सोच रही थी। अमृतसर के पुल पर चढ़ती हुई उसके मन में क्या भाव जागृत हो रहे थे, वो बताने हैं बेटा आपको। अगला प्रश्न है कि जो ये नमक चैप्टर है वो किसके द्वारा रचा गया है, किसके द्वारा लिखित है। ठीक है। ये प्रश्न बेटा आपको रफ कॉपी में नोट करने हैं। और जो खातून शब्द आया था बेटा, उसका अर्थ होता है उस स्त्री के बारे में जो सिख बीबी थी। ठीक है। उसके बारे में खातून शब्द यूज किया था उसने, जो लाहौर के प्लेटफार्म पर कस्टम अधिकारी था उसके लिए उसने। और रफ्ता होता है धीरे धीरे बेटा। लिबास जो होता है वो पहनावा होता है। और नजरुल जो इस्लाम की जो चित्र उसके सामने रखा गया था वो होता है एक बंगाल के जो क्रांतिकारी कवि थे वो, उसका नाम है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपको नोट करने हैं और रफ कॉपी में लिख कर देखने हैं बेटा। थैंक यू।